Hello everyone, welcome to the free legal series by Judicial Dream. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड द कंसिडरेशन जो एक अग्रीमेंट के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ये 3 एलिमेंट्स डिस्कस करे थे. आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ नॉट इन योर बेयर एक्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वो टॉपिक क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे एक डॉक्ट्राइन दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आपने पढ़ा होगा हमारे पास 2 तरह की डॉक्ट्रिन्स होती हैं. एक होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन. तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम आज डील करेंगे एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे. इसी के साथ आज हम कुछ एसेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के. उसके बाद इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों में इस पॉइंट को लेकर क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि आपको पता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कौन सा पीरियड का है, दैट इज 1872, दैट इज द इंग्लिश टाइम. फाइन. इसी के साथ साथ हम कुछ एक्सेप्शंस भी डील करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है. सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल. तो ये बेसिकली क्या है, एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है which implies that only parties to a contract are allowed to sue each other to enforce their rights and liabilities, and no stranger is allowed to confer obligation upon any person who is not a party to contract. So बहुत ही सिंपल मीनिंग है. हम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर होते हैं, किस इंटेंशन से एंटर होते हैं? टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है, और अगर कोई भी पार्टी उसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने लीगल राइट्स एनफोर्स कर सकती है बाय कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जिस पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, सिर्फ वही पार्टीज अगर ब्रीच होता है तो लीगल ऑब्लिगेशन की एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकती हैं. उन पार्टीज के अलावा कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती. सपोज ए है और बी है, ए और बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अगर उस केस में ए या बी में से कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो रेमेडी सिर्फ किसके पास है? ए या बी के पास. इनके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो अपने एनफोर्समेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करवा सकते. ये है आपका एक जनरल रूल. फाइन. सो रूल ऑफ प्रिविटी जो है इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट थ्योरी, जो क्या इंप्लाई करता है, which implies that the only person having an interest in the contract is entitled as per law to protect his rights. तो जिसका राइट है वही प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, अब जिसका राइट है ही नहीं, जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो कैसे कोर्ट में जाके अपने राइट को इन्फोर्स करेगा? जो ये आपकी डॉक्ट्रिन है ये किस पे बेस्ड है? इंटरेस्ट थ्योरी पे बेस्ड है. फाइन. एक एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. इफ ए मेक्स अ प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी, then in this case if A breaches the contract then only B has a right to prosecute him and no other person can prosecute him. क्योंकि इंटरेस्ट किसका है? B का है. या इंटरेस्ट किसका है? A का है. सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी नहीं. दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी मतलब इट रिसेंबल्स टू द वर्ड प्राइवेट, यानी कि 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सिर्फ 2 ही पार्टीज के पास राइट है एनफोर्समेंट का, और कोई थर्ड पर्सन आके एनफोर्स नहीं कर सकता. फाइन. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कुछ एसेंशियल्स की. सबसे पहला क्या है? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने अपनी जो स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस थी उसमें भी डिस्कस किया था. तो अग्रीमेंट इज बेसिकली योर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज योर अग्रीमेंट. फाइन. तो एक अग्रीमेंट होना एसेंशियल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक वैलिड अग्रीमेंट होता है. इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ऑब्वियसली हम जो अग्रीमेंट बना रहे हैं अगर उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंट ही नहीं है तो वहाँ एनफोर्सिबिलिटी की बात ही नहीं आती है. इसलिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, कैपेसिटी. ऑब्वियसली अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो तो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तक की स्टेज पर पहुंचेगा ही नहीं. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किन पार्टीज के बीच में एंटर हुआ है वो चीज एकदम
आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट सी डी के बीच में है, ए बी के बीच में है, या जिस भी पार्टी के बीच में है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। एंड इसी के साथ साथ दोनों पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि इन केस अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किस पार्टी के पास क्या राइट है अगेंस्ट द अदर पार्टी। फाइन। एंड फाइनली द प्रिविटी, दैट इज नो थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बहुत ही बेसिक एसेंशियल्स हैं जो अगर आपने पहले की क्लासेस देखी होंगी तो हमने इनमें से मोस्ट ऑफ द एसेंशियल्स डिस्कस किए हुए हैं। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं इंग्लिश लॉ वर्सेस इंडियन लॉ के बारे में। सो अगर हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ को देखें तो यहाँ पर जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम ही तरीके से वर्क करता है, यानी कि इंग्लिश लॉ के अंदर भी कोई थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकती, इंडियन लॉ के अंदर भी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकती। जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आता है जब हम पढ़ेंगे कल प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के अंदर। जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक डील करेंगे तो वहां हमारे इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ के बीच में डिफरेंस आता है। Fine. So as a general rule, both Indian and English law are similar to each other, that only parties to contract can sue each other. अब इसमें हमारे पास कुछ लीडिंग केसेस हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला आता है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। तो इसमें क्लियरली क्या हेल्ड किया गया था, दैट द प्लांटिफ कैन नॉट स्यू एज ही वॉज बोथ अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। क्योंकि ये इंग्लिश लॉ है तो इंग्लिश लॉ में क्या है हमारे पास प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी है, यानी कि वहां पर कंसिडरेशन भी थर्ड पार्टी से मूव नहीं कर सकता। और क्योंकि ये इंग्लिश लॉ है और इसमें ये इंग्लिश केस है इसलिए यहाँ पर ये हेल्ड किया गया था कि प्लांटिफ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी स्ट्रेंजर था और कंसिडरेशन के लिए भी स्ट्रेंजर था इसलिए उसके पास राइट ऑफ सू नहीं था। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एक केस हमारे पास और है लीडिंग केस जो है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड। इसके क्या फैक्ट्स हैं, जो डी है, डी मतलब डनलॉप, डी सप्लाई टायर्स टू अ होलसेलर एक्स ऑन कंडीशन दैट एनी रिटेलर टू हुम एक्स रीसप्लाइड द टायर्स शुड प्रॉमिस एक्स नॉट टू सेल देम टू द पब्लिक बिलो डीज लिस्ट प्राइस। तो यह क्या हुआ था, जो डी था उसने टायर्स दिए किसी होलसेलर एक्स को। अब किस कंडीशन पे दिए थे कि एक्स जब भी किसी रिटेलर को वो टायर्स रीसप्लाई करेगा इन दैट कंडीशन डी की जो लिस्ट प्राइस है उससे बिलो पर वो टायर सप्लाई नहीं करेगा। तो ये हमारे डी और एक्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब एक्स ने सप्लाई किए टायर्स टू एस अपॉन दिस कंडीशन, एस को भी उसने इसी कंडीशन पे टायर्स सप्लाई किए, बट नेवरदलेस एस सोल्ड द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस। बट जब एस ने उनको फ्यूचर में सोल्ड आउट किया तो उन्होंने उसको बिलो द लिस्ट प्राइस कर दिया। ठीक है। एक्स ने एस को सप्लाई करा, यानी कि उन्होंने जो डी की कंडीशन मांगी तो जो एक्स और एस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें कंडीशन के साथ कंप्लाई किया गया था। पर जब एक्स ने उसे दूसरे पर्सन को सेल किया तो उस केस के अंदर कंडीशन का ब्रीच हो गया। सो इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डी एंड एक्स। तो यहाँ डी और एक्स के बीच में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था एंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड एस, यानी कि यहाँ पर जो एक्स और एस ने जो सेल किए थे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट था। Therefore, D could not obtain damage from S. अब D क्या है, D S से कोई डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो इस जो X और S के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कोई कंसिडरेशन D से मूव हुआ है, as D had not given any consideration for S promised to X, nor was he party to the contract between D and X। ठीक है, ना ही वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस केस के अंदर डी के पास एस को स्यू करने का कोई भी राइट नहीं अवेलेबल है। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस। तो हमने जनरल रूल तो क्या देखा कि थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को स्यू नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास राइट ऑफ स्यू नहीं है। पर इस जनरल रूल के हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है, सबसे पहले आता है अ बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ट्रस्ट। अगर ए और बी ने सी के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट क्रिएट किया है तो अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास सी क्या है, एक बेनिफिशियरी है और सी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी ब्रीच हो सकता है तो उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकता है। फाइन। सो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड अनदर पार्टी, then the beneficiary of the trust can sue by enforcing his right
under the trust, even if he is not a party and stranger to the contract. अब example, if A and B by contract create a trust for the benefit of C, जो अभी हमने डिस्कस किया. So अब C के पास क्या आ जाता है? C acquires a proprietary right in the trust property, and for this reason he will be able to enforce his rights directly even though he is not party to the contract under which the trust was created. तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, उसमें पार्टी नहीं था सी, लेकिन सी के कुछ इंटरेस्ट थे उस प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए सी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है. फाइन, मूविंग ऑन. सेकंड आता है हमारे पास फैमिली सेटलमेंट. अब जैसे आप HUFs में देखें या फैमिली जॉइंट फैमिली में कोई सेटलमेंट होता है, तो उस केस के अंदर भी अगर किसी स्ट्रेंजर पर्सन, स्ट्रेंजर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी नहीं है, तो अगर उसके बेनिफिट के लिए भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वहां पर वो थर्ड पर्सन यानी कि वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी अपने राइट एनफोर्स करवा सकता है. फाइन. सो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर अ फैमिली अरेंजमेंट, यहाँ क्या जरूरी है? फैमिली अरेंजमेंट जरूरी है. ठीक है, वहां क्या था? ट्रस्ट था. यहाँ क्या है? फैमिली अरेंजमेंट जरूरी है. मतलब वो स्ट्रेंजर पर्सन जो है वो फैमिली के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है. If a contract is made under a family arrangement to benefit a stranger, that is, person not a party to the contract, then the stranger can sue in his own right as a beneficiary of the contract. क्योंकि वो क्या है? वहां पर beneficiary है. Example, if X gives his property in 3 equal portion to his 3 sons with a condition. अब X था, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी? 3 सन के बीच में डिवाइड कर दी. किस कंडीशन पे? That after his death all 3 of them will give 10,000 each to D, the daughter of A. यानी कि जो भी तीनों सन्स हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के बाद 10,000 हमेशा किसको देंगे? एक ही डॉटर को देंगे, दैट इज D. अब यार D क्या थी? D पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, पर ये D के बेनिफिट के लिए है, इसलिए D का इंटरेस्ट है, इसलिए नाउ D कैन प्रोसिक्यूट इफ एनी ऑफ देम फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन. डी पार्टी नहीं है, बट डी का इंटरेस्ट है, डी के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड एक्सेप्शन, दैट इज फैमिली सेटलमेंट. मूविंग ऑन, थर्ड की बात करते हैं. अब है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मतलब आपने टर्म सुना होगा असाइनमेंट, जब एक पर्सन अपने राइट्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दे. मतलब वहां क्या सिचुएशन हो रही है कि एक दूसरा पर्सन पहले पर्सन के शूज में स्टेप इन कर उसके राइट्स को एनफोर्स कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ क्या है? अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बोथ इन इक्विटी एंड अंडर स्टैच्यू, यानी कि लॉ के अंदर भी इट इज पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर ऑल हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ थर्ड पार्टी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ट्रांसफरर एंड एनफोर्स द राइट्स ट्रांसफर. दिस ट्रांसफर ऑफ राइट इज कॉल्ड असाइनमेंट. ये क्या कहलाता है? असाइनमेंट कहलाता है. तो असाइनमेंट में क्या हुआ? जैसे सपोज ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, सी क्या है? थर्ड पर्सन है, पर ए ने जो भी अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो किसको ट्रांसफर कर दिए? सी को ट्रांसफर कर दिए. तो सी ओरिजिनली पार्टी नहीं था, लेकिन ए क्योंकि अब ट्रांसफर है और बी के और कौन है जिसको असाइनमेंट हुआ है राइट्स का, तो अब सी के पास वैलिड राइट्स हैं कि वो कोर्ट में जाके बी के अगेंस्ट अपने राइट्स एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि अब क्या है? उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हुए हैं जो कि ट्रांसफर ने उसको ट्रांसफर किए हैं. सो हियर अ थर्ड पार्टी to whom contractual powers were transferred can sue and be liable in a contract. ठीक है, अब उसके बाद वो एक ही पोजीशन में है, सिमिलर टू ए पोजीशन है उसकी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल. एस्टोपल वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आता है. एक्नॉलेजमेंट या एस्टोपल मतलब क्या होता है कि एक बार आपने कुछ कंडक्ट के थ्रू या अपने एक्ट के थ्रू कर दिया, तो उसके बाद उससे आप स्टेप बैक नहीं कर सकते, आपको वो कंप्लाई करना ही करना होगा. ठीक है, सो यहाँ क्या बोलते हैं? ऑल्दो देयर मे बी नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, बट इफ वन ऑफ देम बाय हिज कंडक्ट और एक्नॉलेजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द अदर, ही मे बी लायबल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एस्टॉपल. मतलब क्या है? कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मतलब पार्टीज के बीच में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन किसी एक पर्सन ने अपने कंडक्ट से, अपने एक्नॉलेजमेंट से दूसरे पर्सन का राइट रिकॉग्नाइज कर दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ए विल पे ₹5,000 एवरी मंथ टू बी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड आफ्टर दैट टू हिज सन सी.
तो ए ने बी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी की लाइफ टाइम में ए बी को 5,000 रुपीज एवरी मंथ पे करेगा और उसके बाद बी के सन सी को पे करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ऑल्सो एक्नॉलेजेस दिस ट्रांजैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सी, यानी कि सी के प्रेजेंस में ए ने क्या बोला कि ठीक है, मैं बी की लाइफ टाइम तक बी को पैसे दूंगा, बी के बाद सी को दूंगा। सी की प्रेजेंस में ये उसने एक्नॉलेज किया। ठीक है, नाउ इफ ए डिफॉल्ट सी कैन sue to him although not being directly a party to the contract। तो अब सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ था, लेकिन ए ने अपने एक्नॉलेजमेंट, अपने कंडक्ट के थ्रू सी के अगेंस्ट में अपना राइट शो किया है। इसलिए अब सी जो है उसके पास ये राइट बनता है कि वो अगर ए डिफॉल्ट करता है तो उसके अगेंस्ट अपने राइट्स एनफोर्स कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, खुद के एक्नॉलेजमेंट से या खुद के कंडक्ट से आपने ये शो कर दिया, इसलिए वो आपके अगेंस्ट में एज एस्टॉपल ऑपरेट करेगा और आप अपनी लाइबिलिटी से अब स्टेप बैक नहीं कर सकते। फाइन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट एक्सेप्शन, दैट इज अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन का क्या है, किसी लैंड या किसी प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो उस केस के अंदर कैसे ये रूल वर्क करेगा। सो एनी पर्सन may take an immediate or other interest in land or other property or the benefit of any condition, right or entry, covenant or agreement over or affecting land or other property, although he may not be named as a party to the conveyance or other instrument। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल में क्या बोला है, P owned a piece of land which he sold to Z under a covenant that a certain part of the land will be maintained as a public park। covenant मतलब with some condition। ठीक है, सो P के पास क्या था, एक पीस ऑफ लैंड था जो उसने J को सोल्ड करा, और किस कंडीशन पे सोल्ड करा कि उस लैंड का कुछ पार्ट पब्लिक पार्क की तरह मेंटेन किया जाएगा। J अबाइडेड बाय द कोवेनेंट एंड इवेंचुअली सोल्ड द लैंड टू A। J ने तो कंडीशन के साथ कंप्लाई किया और उसी के साथ में क्या करा, इवेंचुअली लैंड को ए को सोल्ड कर दी। दो ए वॉज अवेयर ऑफ द कोवेनेंट, ए को भी इस कंडीशन का पता था कि कुछ पोर्शन जो है वो एज अ पब्लिक पार्क मेंटेन करना है। ही बिल्ट अ हाउस इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लैंड, उसको इस कंडीशन का पता था, पर फिर भी उसने क्या किया, ब्रीच करते हुए उस पोर्शन ऑफ लैंड पर हाउस बिल्ड कर दिया। ठीक है, सो व्हेन पी केम टू नो ऑफ इट, तो जब पी को पता लगेगा, सो ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ए। Although A denied liability since he was not a party to the contract, the court held him responsible for violating the covenant। क्योंकि माना कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, P और J के बीच में था, पर उस लैंड के साथ एक कोवेनेंट अटैच था, दैट इज एक इंटरेस्ट अटैच था। और जब P चाहे उस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, पर फिर भी P ने क्या किया है, उस इंटरेस्ट का ब्रीच किया है, इसलिए P जिनका इंटरेस्ट था वो उनके अगेंस्ट में एक सूट फाइल कर सकते हैं, वो बार नहीं है। ठीक है, सो दैट इज योर कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी कि किसी प्रॉपर्टी, किसी लैंड के साथ में क्या चल रहा है, कोई कंडीशन चल रही है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड कंडीशन हो सकती है। फाइन, तो वहां पर चाहे थर्ड पार्टी जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर फिर भी उनके अगेंस्ट में सूट लाया जा सकता है, क्योंकि वहां क्या है, एक इंटरेस्ट डेवलप्ड है। फाइन, सो ये हमारे थे एक्सेप्शंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू द एजेंट। तो जैसे कि आपको पता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, दैट इज योर एजेंसी। तो एजेंसी में क्या होता है, जो पावर्स या जो अथॉरिटी प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है, उस अथॉरिटी के विद इन एजेंट जो भी काम करेगा तो उन एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होता है। ये हमारे पास सिंपल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है, अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी it is possible to avoid the doctrine of privity. What an agency does is to regard the agent as being in the eyes of the law the principal person, so that the rights and liabilities which the agent acquired under a contract are regarded as rights and liabilities of the principal। तो जब एजेंट किसी भी पर्सन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो इन द आइज ऑफ लॉ वो क्या है, एक प्रिंसिपल पर्सन है। ठीक है, बैक ऑफ हिम कौन है, एक्चुअल प्रिंसिपल है, जिसके बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा जाता है। तो एजेंट जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज इनकर करेगा वो सेम होगी प्रिंसिपल के लिए। तो अगर कोई भी ब्रीच होगा तो प्रिंसिपल भी स्यू कर भी सकता है और खुद स्यू हो भी सकता है, क्योंकि वो
एजेंट के प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी अप्लाई नहीं होगा। और चाहे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी ना हो पर फिर भी वो राइट्स एनफोर्स कर सकता है। फाइन। सो एग्जाम्पल, इफ एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई एंड वाई कमिट्स अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन सच अ केस under the law of agency it is possible for Z to step in and bring in against Y if Z can prove that X entered into the contract as his agent। ठीक है, तो सिंपल है, X एंड Y में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, तो अगर Z ये प्रूव कर दे कि X ने कॉन्ट्रैक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट एंटर किया है, तो उस केस के अंदर Z के पास भी राइट्स एनफोर्स करने के लिए वो कैपेबल है। फाइन। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। तो ये थे हमारे पास सारे एक्सेप्शंस एंड हमारा जो डॉक्ट्रिन है ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंप्लीट होता है। सो आई होप आज का जो भी टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई सजेशंस हैं तो दे आर हाईली अप्रिशिएटेड, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। एंड विद दैट आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बोथ MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव, वो आपको हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पे मिल जाएगी। इसी के साथ आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर लेटेस्ट एंड डेली अपडेट्स। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडीइंग। गुड लक।